लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फेयर प्रिंसिपल्स में 3 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस किया था, विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, अमंग विच वन इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मतलब क्या होता है? एकता। ठीक है, इट मीन्स यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कि जो भी आपका कमांड है वो एक जगह से ही है। ठीक है, दैट ऑल द एम्प्लॉइज शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। मीन्स आप रिस्पेक्टिव आपके बॉसेस कौन से हैं। सपोज एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे बॉसेस हैं। ठीक है, अब उसे लेट सपोज B1, B2 एंड B3, आपको यहाँ 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 तीनों जगह से कमांड मिल रहा है। एक कह रहे हैं कि मुझे रिपोर्ट चाहिए, एक कह रहे नहीं मुझे क्लाइंट रिव्यू चाहिए, एक कह रहे नहीं आप मीटिंग पे बाहर जाओ। तो एम्प्लॉय क्या करेगा? अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाएगा। और उसमें क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, कंपनी के रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। सो अल्टीमेटली थिंग इज दैट वन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। हाँ, कई बार ये हो सकता है कि इसके ऊपर भी बॉस हो, आपके ऊपर मैनेजर हो, उसके ऊपर AGM जनरल मैनेजर। तो आपको अल्टीमेट जो इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉस से मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज इफ नॉट एम्प्लॉय विल गेट कंफ्यूज। अगर ऐसे नहीं होती, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका काम पहले करे। और कई बार ये एक्सक्यूज का कारण भी होता है। कई बार होता है जैसे कोई फंक्शन हो रहा है, एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं होंगे आप लोगों के स्कूल में, तो कई बार होता होगा ना कि आपको कोई टीचर कुछ और करे, कोई टीचर कुछ और कह रही है, और उसमें कंफ्यूजन होती है और कई बार एक्सक्यूज भी हो जाता है कि मैंने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ और इंस्ट्रक्शन मिली थी, और अल्टीमेटली काम ही नहीं होता है। नेक्स्ट इज इट लीड्स टू कंफ्यूजन एंड एक्सक्यूजेस। बहुत सारा केओस, अननेसेसरी केओस हो जाता है। एंड देयर इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ ईगो क्लैशेस। अगर सपोज एम्प्लॉय एक बॉस का कहना मान लेता है तो इनमें और इनमें ईगो क्लैश हो जाएगा कि तुमने इसका कहना क्यों माना। इज ही मोर सुपीरियर? नो। कई बार ईगो क्लैशेस हो जाता है, कई बार बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है इस चलते आपस में बॉसेस में कि एम्प्लॉय किसे ज़्यादा मान रहे हैं, विच इज मीन्स अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो फुलफिल नहीं हो रहा ना। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ऑल द कमांड शुड बी रिसीव टू द एम्प्लॉय फ्रॉम वन बॉस ओनली। और ये आप स्ट्रक्चर में लेट डाउन होना चाहिए कि किसको किससे इंस्ट्रक्शंस मिलने हैं। ओके, प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स ऑल द एफर्ट्स, चाहे वो A हो, B डिपार्टमेंट हो, C डिपार्टमेंट हो, E डिपार्टमेंट हो, मे बी इसके अंदर एम्प्लॉय हो, X Y Z W E F G H, ये सब कुछ all the effort should be directed towards fulfillment of organizational goal. This is unity of direction. It means one unit means one plan. ठीक है, एक सपोज एक डिपार्टमेंट है, इसमें इसका जो भी प्लान है वो डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सपोज ए फाइनेंस है, तो फाइनेंस का काम क्या होता है? टू अरेंज फाइनेंस, बैकबोन होता है ना फाइनेंस, तो अरेंज करना फाइनेंस सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी फुलफिल्ड। बी प्रोडक्शन है तो बी प्रोड्यूस करेगा। सी अगर सेल्स है तो सेल्स होगा। डी अगर कस्टमर सर्विस है तो वो अल्टीमेटली फुलफिल क्या करना है गोल को। सपोज अगर गोल है 10% इंक्रीज इन प्रॉफिट, तो अल्टीमेटली सब लोग इसी गोल पर काम करेंगे, फुलफिलमेंट ऑफ द फाइनल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हाँ, सबका तरीका अलग हो सकता है। फाइनेंस कुछ और ढंग से काम करेगा, वाई? बिकॉज ईच डिपार्टमेंट में काम अलग अलग ढंग से होता है। प्रोडक्शन कुछ और करेगा, कस्टमर सर्विस कुछ और करेगा। ठीक है, बट एक यूनिट का मतलब एक ही प्लान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल द एफर्ट्स मस्ट बी सेंट्रलाइज्ड और डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल जो होता है, फाइनल जो गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, सारे एफर्ट्स उसी पे डायरेक्टेड होना चाहिए। हाउएवर स्कैटर्ड यू आर हियर, इट शुड बी डायरेक्टेड इन अ सेंट्रलाइज्ड वे है। ठीक है, यहाँ पे आपके एफर्ट्स फ्रेगमेंटेड हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, बट यहाँ आगे तक सब कुछ सेंट्रलाइज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कि अगर ये होता है तो क्या होता है? इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। अच्छी कोऑर्डिनेशन बैठती है। आपने देखा होगा कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, एवरीथिंग वुड लैक। आप कोई भी स्पोर्ट्स देख लो, जो टीम स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता तो ऑर्गेनाइजेशन जो गोल होता है, इट मीन्स टू विन, एन एफर्ट टू विन, ट्राई टू विन, वो चीज़ नहीं हो पाती है। सो अल्टीमेटली
सबके एफर्ट्स एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए टू द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. Is an extension of our previous principle, which is principle of direction. See, यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. ठीक है, सपोज आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट ABCD एम्प्लॉइज हैं, इनका अपना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट. हम सबका प्रैक्टिकली सेम, हम सबका अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है काम करने का, स्कूल जाने का, हर चीज़ में. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जा रहे हो, आपका अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी होता है एंड दैट इज फुलफिल्ड थ्रू ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट उस मीडियम से फुलफिल होता है. ठीक है, तो ये सब अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ ऑफिस आ रहे हैं, काम कर रहे हैं. नाउ ये सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स एक ही जगह डायरेक्टेड होना चाहिए, विच इज फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है, अब ये रिवर्स में भी काम करता है. ठीक है, लेट्स सी हाउ. सबसे पहली चीज, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कोऑर्डिनेट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज. इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उसमें इन सबका गोल इंक्लूडेड होना चाहिए. लाइक ऑर्गेनाइजेशन अगर राइज कर रही है, सपोज 30% से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है इस बार, तो इन सब का भी इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए. इट मीन्स दे शुड ऑल्सो गेट अ राइज इन देयर सैलरी और सम काइंड ऑफ इंसेंटिव और सम काइंड ऑफ पर्क्यूजिट मिलना चाहिए. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल्स विल अचीव ओनली इफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेर. कई बार क्या होता है ना कि आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट कई बार आपको लगता है सफर कर रहा है. ठीक है, और जिस लेवल ऑफ सैलरी आप चाहते हो आपको नहीं मिल रहा, जो लेवल ऑफ ग्रोथ आप चाहते हो आपको नहीं मिल रहा, तो आपको कई बार लगता है, आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. बट इट्स द वर्क ऑफ मैनेजर कि उस नेगेटिव एटीट्यूड को बार बार पॉजिटिवली मोल्ड करें और उन्हें बार बार ये समझाएं कि आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी तभी फुलफिल होगा जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करेगी. ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन लॉस में है तो ऑब्वियसली यू कांट एक्सपेक्ट कि वो आपको हाइक दे दे. सो कलेक्टिवली आपका जो भी इंटरेस्ट है वो कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क इन सच अ वे कि दोनों लोग सफरिंग किसी की हो. इट मीन्स नो वन शुड सफर, कॉम्प्रोमाइज कोई भी ना हो. हाँ, कई बार होता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. ठीक है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट आप ध्यान में नहीं रख, इन जनरल जो भी एम्प्लॉयज़ की इंटरेस्ट है वो आप ध्यान में रख सकते हो, या यूनियन की जो इंटरेस्ट है वो आप ध्यान में रख सकते हो. सो ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क इन सच अ वे कि दोनों लोग कोऑर्डिनेशन में चलें, कि एम्प्लॉयज़ को उनका शेयर, उनकी ग्रोथ तभी होगी जब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर हो. ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर कब होगा? when all your interest is compiled towards achievement of organizational goals. The next principle is principle of remuneration, which is the most common among all. See, जब आपकी भी फर्स्ट जॉब लगेगी ना, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछोगे, हाउ मच एम आई गोइंग टू बी पेड, कितने पैसे मिलने वाले हैं, क्या क्या पर्क्यूजिट्स मिलने वाले हैं, क्या क्या एडिशनल फैसिलिटी मिलने वाला है. सो रेम्यूनरेशन मीन्स कॉम्पेंसेशन. आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको अलाउंसेस कितने मिलेंगे, पर्क्यूजिट्स कितने मिलेंगे, ये सब चीज़ें मिला के रेम्यूनरेशन होती है. ठीक है, हाउ आर यू गोइंग टू बी कॉम्पेंसेटेड फॉर योर वर्क. और ये आपके एजुकेशन लेवल पे डिपेंड करता है और भी काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है जो हम लोग आगे देखेंगे. सबसे पहली चीज़, एम्प्लॉयज़ मस्ट बी फेयरली पेड फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. सी, आप कहीं भी काम कर रहे हो, आपको सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी जब आपको फेयरली पेमेंट हो. ठीक है, कम ज़्यादा बात की बात है, लेकिन फेयर पेमेंट हो. मीन्स आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से, नॉर्म से, यूनियन के हिसाब से आपको सही पेमेंट मिल रही है. ठीक है, आप देखते हो ग्रेड पे होता है अलग अलग, अकॉर्डिंगली सबकी सैलरी सेम नहीं होती, सबकी सैलरी अलग अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है. ओके, नेक्स्ट इज, अब ये सैलरी किसी की भी फेयर है या नहीं, वो कैसे डिसाइड होती है. सबसे पहली चीज़, उस ऑर्गेनाइजेशन की फिनेंशियल कैपेसिटी क्या है. ठीक है, आप एक छोटे स्टार्टअप में भी कैशियर हो सकते हो और एक बड़े एमएनसी में भी कैशियर हो सकते हो, या गवर्नमेंट जॉब एक बैंक में भी कैशियर हो सकते हो. तो तीनों जगह पे आपकी सैलरी अलग अलग होगी. क्यों? क्योंकि तीनों ऑर्गेनाइजेशन की फिनेंशियल कैपेसिटी अलग अलग है. ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मिनिमम वेजेस एक्ट. मिनिमम वेजेस एक्ट हर एक कंट्री का अलग अलग होता है. हर एक, मेरे ख्याल से हर एक जो अलग इंडस्ट्रीज होती है उसका भी अलग अलग होता है.
सो डिपेंडिंग अपॉन दैट मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है कंट्री का, गवर्नमेंट ने क्या सेट किया है, उस हिसाब से आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल जो यूजुअली टीचिंग जॉब्स होती हैं उसमें आपको या तो मंथली बेसिस मिलता है या तो आपको कई बार आवर्ली बेसिस पे मिलता है. फॉर एग्जाम्पल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहाँ पे आपको पर डे के हिसाब से पेमेंट मिलता है. ओके, दैट पर डे आपका 20,000 30,000 जो भी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब है, उसमें आपको आवर्स के हिसाब से, वॉच व्यूज़ के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज पेड टू द एम्प्लॉयज बाय अ कॉम्पिटिटर. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कैसे सेट होता है, कॉम्पिटिटर आपको कितना पे कर रहा है उस हिसाब से भी आप देखते हो. क्यों? क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर आपको किसी और का कॉम्पिटिटर एक ही सेम इंडस्ट्री में ज़्यादा पे कर रहा है तो देयर आर चांसेस ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो ज़्यादा हो. नाउ व्हाट डू मीन बाय एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब कि एक साल में कितने एम्प्लॉयज आपको छोड़कर जा रहे हैं. एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग कि आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज छोड़कर जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. क्योंकि वो एम्प्लॉय पे आपने इतना ज़्यादा अपना एनर्जी, टाइम, ट्रेनिंग सब कुछ दिया और जब वो एसेट बना आपके लिए कि आपको वो रिटर्न दे सकता है, वो आपको में भी छोड़ के जाता है. सो आपको ये भी देखना है कि आप अपना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मेंटेन करो. नेक्स्ट इज सी, अगर आप अच्छे से कॉम्पेंसेट करोगे, सैलरी अच्छी दोगे तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा. अगर सेटिस्फाइड है एम्प्लॉय तभी वो मोटिवेटेड रहेगा. कोई भी डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता अपनी ऑर्गेनाइजेशन को. सो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा तो मोटिवेटेड रहेगा. दूसरी चीज़, अगर वो मोटिवेटेड रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, एट पीस रहेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा. ठीक है, इट मीन्स देयर विल बी रिडक्शन इन द एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो. हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है. ठीक है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो शुड बी इन मॉडरेशन. और वो अल्टीमेटली अगर एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगी तो इट इज़ अ लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि आपके एसेट बाहर जा रहे हैं.